वर्ड फाइल। हाँ जी, मिड टर्म थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चंस कोशिश की थी हमने थोड़े से मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस रखे जाएं। आसान सवाल इसमें बस एक आधा ही था मेरे ख्याल से, है ना। बाकी जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन गलती से चला गया था, वो ऑब्वियसली बात है आपका उसकी चेकिंग जो है वो उस तरीके से क्या कहाँ पे, अब ऑब्वियसली बात है इस क्लास में हमने घंटे के अंदर तो हम नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करना भी नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग हैविंग अ मिड टर्म डिस्कशन इज कि आप लोगों ने अपने आंसर्स को देखा होगा, सोल्यूशन से कंपेयर किया होगा। हाँ जी, मटेरियल के क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है? मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1, मटेरियल का क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, कर लेते हैं। अब इसके अंदर वही वाली बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मली बात करते आते हैं कि आप ईओक्यू पहले फॉलो कर रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले ईओक्यू फॉलो हो रहा था और फिर उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि जी अभी हमें 5% का ऑफर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑर्डरिंग अ मिनिमम ऑफ 6000 यूनिट्स शुड एफएल एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो मेन रिक्वायरमेंट आपकी ये रही, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कितना, ठीक है जी, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए? 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड, यू नीड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एंड यू ऑल्सो नीड व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना। तो क्या है हमारे पास एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए? सबसे पहले चले एनुअल डिमांड की बात कर लेते हैं। जब हम एनुअल डिमांड के ऊपर आते हैं, जरा सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। एनुअल डिमांड अब हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? हमें इन्होंने एनुअल डिमांड एक तो कोई दी भी नहीं है ना। इन्होंने हमें मंथली सेल्स की डिटेल्स दे दी हुई है अलोंग विद प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच, है ना। तो प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हमारे पास पर मंथ की सेल्स कितनी निकलती है? 1000 एंड देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो हमारे पास मंथली कितनी हमारी डिमांड बनती है फिर उस प्रोडक्ट की? वो बनती है 12000। तो एनुअल डिमांड तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक दफा ऑर्डर प्लेस करने का आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है? एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़े 6000 रुपए के, है ना। तो जितनी दफा ऑर्डर करेंगे उतनी दफा आपको 6000 रुपए का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इनकर करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की हमने क्या लेनी होती है? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? दैट्स इट, और कोई मसले वाली बात नहीं है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारे पास कितना हो गया? 6 + 3 यानी कि 9000 रुपीज हम कहेंगे पर ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है। 9000 रुपीज हमने कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट। 5% क्या है? 5% को किस तरह यूज करेंगे मुझे ये बता दें बस। क्या हम कभी फिक्स कॉस्ट लेते हैं ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की? हैव वी एवर कंसिडर्ड 5? फिर तो 5% आपने किस पे अप्लाई करना है ये मुझे बता दें पहले। 5% ऑफ व्हाट? आप किस किस उसमें लेना चाह रहे हैं? 3000 पे 5% लगाएं? नहीं तो 3000 पे 5% लगाने का क्या मतलब है? एक ऑर्डर में क्या आप पीआर के अलावा और भी कोई चीज खरीद रहे हैं? जब आप पीआर खरीद रहे हैं सप्लायर से तो पीआर ही खरीद रहे हैं ना सिर्फ। तो 3000 रुपए पर ऑर्डर दिया हुआ है उसने आपको। तो पीआर का मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया तो वो पूरा का पूरा 3000 रुपए पीआर पे ही लगेगा ना उसका। तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि 5% पीआर है बाकी 95% दूसरे मटेरियल्स है, दूसरा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। आपने पीआर का ऑर्डर प्लेस किया, उस पर 3000 रुपए इनकर हुए, तो 3000 को हम बाइफरकेट क्यों करेंगे 5% 95%? व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? तो ये कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, इसमें कोई मसला? सिर्फ आपके पास हर दफा डिलीवरी कॉस्ट है वो प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी? कैरिंग कॉस्ट की।
अब कैरिंग कॉस्ट में आपको पता है क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इंश्योरेंस आ जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है, राइट। यहाँ पे हमने वेयर हाउस रेंट को इग्नोर करना है, क्यों? बिकॉज वेयर हाउस रेंट इज फिक्स्ड इन दिस केस, है ना, फिक्स्ड नेचर पर है, तो हम इसको इररेलेवेंट ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमारे पास कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंश्योरेंस कॉस्ट प्लस 8% पर एनम, जो हम लोगों का इंटरेस्ट बनता है, फाइनेंस कॉस्ट बनता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट क्या कैलकुलेट हो जाता है, 216। हमारे पास कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, हमारे पास एनुअल डिमांड आ गया। तो इसको जब हम डाल के अपना ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है, 1000 यूनिट्स। तो अब हमारे पास ये हमें पता लग गया कि 1000 यूनिट्स पे हम करंटली, हम ऑर्डर साइज हमारा क्या है, 1000 यूनिट्स। हम एक टाइम पे 1000 यूनिट्स खरीदते हैं, तो साल में कितनी दफा खरीदते होंगे, 12 दफा। तो 12 दफा ऑर्डर प्लेस करते होंगे। क्लियर होगी बात? अब वो आपको कह रहा है कि भाई अब आपने एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है कि अगर हम 5% का डिस्काउंट ले लेते हैं तो 5% के डिस्काउंट की वजह से हमारी कैरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, है ना, क्योंकि अब 2400 रुपीज के बजाय अब हमने 2400 का 95% हमें मिलेगा परचेज प्राइस। इज दैट क्लियर? तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट और इंश्योरेंस के ऊपर इस चीज का फर्क पड़ेगा। तो डिस्काउंट का सिनेरियो कंपेयर करने के लिए हमें पता है कि जी 6000 मिनिमम हम सिलेक्ट करते हैं, याद है ना। जब डिस्काउंट का सिनेरियो आ जाता है, जब आपको कोई रेंजेस दी होती है, तो हम कंपैरिजन की पर्पसेस के लिए उसका मिनिमम, जो रेंज का मिनिमम है उसको सिलेक्ट करते हैं। रेंज का मिनिमम यहाँ पे है ही 6000। तो अगर ऑर्डर हमारा 6000 है, ऑर्डर साइज हमारा 6000 है, तो साल में 2 दफा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, 12000 यूनिट्स हमारी टोटल डिमांड है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमारी कितनी है, 205.2। हो गया सॉल्व। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों केसेस में, हमारी कॉस्ट कितनी आएंगी, कॉस्ट ऑफ परचेज रेलेवेंट है इस सिनेरियो में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में 2400 रुपी पर यूनिट है, और डिस्काउंट के केस में 2400 इंटू 95%। ठीक है, डिस्काउंटेड फिगर हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई, एक ऑर्डर के टाइम पे 9000 रुपए आपको करने, भले डिस्काउंट मिले ना मिले, लेकिन डिफरेंस जिसमें आ जाएगा, ईओक्यू फॉलो करेंगे तो साल में 12 दफा ऑर्डर करेंगे, और अगर 6000 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो साल में 2 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डेफिनेटली हमारी डिफरेंट होगी। फिर कैरिंग कॉस्ट भी हमारी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारा ऑर्डर साइज डिफरेंट है ना, और हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी डिफरेंट है। दैट्स इट। दोनों को कंपेयर किया तो पता ये चला कि स्पेशल ऑफर का एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है, उसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट कम आती है। क्लियर होगी बात, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि यू नीड टू कंप्यूट द स्टॉक आउट कॉस्ट सेपरेटली, कीपिंग ईच ऑफ द पॉसिबल मंथली सेल्स एज रीऑर्डर। यही मसला होता था ना, रीऑर्डर लेवल क्या सिलेक्ट करें। तो वो कह रहा है रीऑर्डर लेवल्स आप 900, 1000, 1100 और 1200 सिलेक्ट कर लें। तो इनके बेसिस पे अब आपने ये बना लिया। इसमें बताइए कोई मसला था? 1000 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। स्टॉक आउट जब होगा तो उसमें हमें नेगेटिव हमारा क्या है कि हम कंट्रीब्यूशन लॉस होगा हमारा। तो कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइस है आपकी 3400 पर यूनिट, कॉस्ट कितनी है 2400 पर यूनिट। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेल करने की वजह से आप कितना कमाते हैं। पॉइंट 3 का फर्स्ट बुलेट क्या है, पॉइंट 3 का ये कह रहा है ना, वेयर हाउस रेंट इज ₹3,60,000 पर एनम। ये तो वैसे ही इररेलेवेंट हम कह रहे हैं। तो 2%, अब जाहिर सी बात है पीआर के अलावा और भी प्रोडक्ट्स है ना, पीआर के अलावा आप और भी प्रोडक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2% ऑफ वेयर हाउस पे 1000 यूनिट्स ऑफ पीआर जो है ना, वो 2% वेयर हाउस स्पेस। नहीं जनाब, ये कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्यों होगी है। Why will this be opportunity cost? Opportunity cost तो ये है contribution margin lost stock out होने की वजह से। Contribution margin कितना है, 3400 is your selling price, 2400 is your cost। तो हर यूनिट की सेल पे मैं कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करती हूँ, 1000 रुपीज। क्लियर हो गई बात?
तो स्टॉक आउट में आप क्या कर रहे होते हो, आप ये निकाल रहे होते हैं ना, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट, और ये मंथली है बाय द वे, ये 1000 क्या है, दिस इज ऑल ये मंथली बेसिस पे हो रहा है ना। तो 12 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें एनुअल लॉस ऑफ मार्जिन चाहिए, हमें एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए। ठीक है जनाब, अब बताइए और कोई मसला इसमें। रीऑर्डर लेवल अगर 900 रखते हैं तो मंथली सेल्स के हमारे पास 4 सिनेरियोज हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, आप स्टॉक आउट कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर रीऑर्डर लेवल 900 है लेकिन हमारी सेल्स या डिमांड हमारी बन जाती है 1000, तो यानी कि 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 100 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.45, और कॉस्ट कितनी है उसकी, हाँ एनुअल कॉस्ट कितनी, अगर हर महीने 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो तो वो आपने उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। जी सना क्लियर है बात, मुनीबा, एमन, हसनैन, अब बताइए सना क्या मसला था इस सवाल के अंदर, कहाँ प्रॉब्लम हुआ। बहुत, ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, तो हम बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। किधर प्रॉब्लम आया था इसमें मुनीबा? अच्छा अब बताएं, अब अजीब लग रहा है। अच्छा मुझे बात बताएं, आप जिस तरह हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में भी अप्लाई किया था? अब हंसी आ रही है। हाँ जी, एग्जाम में जब क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो माइंड ब्लैंक क्यों कर देते हैं अपना, एकदम से माइंड फ्रीज क्यों हो जाता है? आप लोगों को सब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये बात याद रखें। सिलेबस भले हमारा स्लो चल रहा हो, हमें इस बात की तसल्ली है कि हमने सब कुछ बहुत डिटेल में किया है, और उस पे भी जब बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत स्लो चल रही हैं, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊंगी, मैं और कितना स्लो चलूं। और यही फीडबैक में आ रहा है कि जी स्लो चल रहा है, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट चल रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। बहुत कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि स्लो जा रहा है, ऑब्वियसली बात है हम सीसीपी से पीछे हैं, लेकिन मेजोरिटी दो बल्कि ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये बात बोली है कि जी हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम फास्ट जा रहे हैं। अगर इससे भी मैंने थोड़ी अपनी स्पीड स्लो की तो फिर तो हम लोग मार्च क्या अप्रैल तक अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकेंगे। हम बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ये मेरा पहला कोर्स होने की वजह से है कि आई एम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल इन एवरीथिंग, और सारे मतलब सिनेरियोज में कोशिश कर रही हूँ कि कवर करवाऊं मैं। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, कॉस्ट का पेपर को हवा नहीं बनाना। बहुत ही सिंपल सवाल था मेरे ख्याल से, तो जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। सना बच्चे इसमें क्या प्रॉब्लम था आपका, आपको क्या आ रहा था प्रॉब्लम इसमें? शाहरुख साहब होल्डिंग रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, अब समझ आ गया ना? अच्छा प्रोफेशनली, अगेन प्रोफेशनली जब आपके पेपर्स चेक होंगे इंशाल्लाह आई कैप में, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब आपने होल्डिंग कॉस्ट रॉन्ग कैलकुलेट की तो ईओक्यू गलत कैलकुलेट हुआ, ईओक्यू गलत कैलकुलेट हुआ तो आगे वाला सारा किस्सा गलत हो गया। इवन इन अकाउंटिंग में ही तो हो रहा है बेटा, अकाउंटिंग में ही तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिस्टेक वाला सिनेरियो राइज होता है, वहां पे आपके मार्क्स नहीं कटते। अगर आपने होल्डिंग कॉस्ट गलत कैलकुलेट कर ली, उसके बेसिस पे आगे की कैलकुलेशन गलत हुई अगर, तो आपने फॉर्मूलाज उनके सही अप्लाई किए हुए थे और बाकी सारी चीजें उसमें सही डाली थी, तो यू विल गेट मार्क्स इन आई कैप। तो उधर फिर ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है मिड टर्म और मॉक में, है ना? और बल्कि मॉक में भी मोरलेस ठीक हो ही जाता है हिसाब किताब, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, आपके मैक्सिमम मार्क्स काटे जाते हैं ताकि थोड़ी सी तो टेंशन डेवलप हो, थोड़ी सी सीरियसनेस आए। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत इजी आई होप। फुल तो देखें कम ही मिलते हैं वैसे तो, ठीक है, आई कैप में भी फुल कम ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है आपके मार्क्स डिडक्ट हो ही जाते हैं। जी ये ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में सिर्फ एक टाइपिंग एरर है, और वो उसका ओवरऑल सवाल पे जवाब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, वो मैं देख रही थी,
तो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में यहाँ पे इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग में 20 को माइनस करते हुए सिर्फ दिखाया नहीं है, वरना ये 340, 480, 375 ये सही कैलकुलेट हुआ हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट इन्होंने सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक लाइन मुझे लग रहा है कि या तो ओमिट हो गई है, ठीक है, मिस आउट हो गई है। 20,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को भी यहाँ पे माइनस होते हुए दिखाना चाहिए था। फाइनल प्रॉफिट फिगर कैलकुलेशन सही हुई है उसमें। ठीक है जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताइए, कोई मसला इसमें, कोई परेशानी, कोई टेंशन? एमन कह रही है इजी था। व्हाट अबाउट द रेस्ट? सना, शाहरुख, हसनैन? हाँ जी शाहरुख साहब ओके था, हसनैन कह रहे हैं ओके था। शाहरुख का मैं जवाब का वेट कर रही हूँ। खामोश हो गया शाहरुख, बोलते बोलते एकदम से। आता था और अच्छा भी हो गया, मार्क्स मिले इसमें। चले, फिर फेल कहाँ पे हुए? फेल अब तक तो सो फार ऑल द क्वेश्चंस आर गुड इनफ। नो, 4 पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 में ही मार्क्स कटे हैं, तो 1 में कितने मार्क्स कटे होंगे? फेल होने वाले तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जी। 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व ही नहीं किया, देख के डर गई थी? इतना छोटा सा तो प्यारा सा सवाल है ये, रिक्वायरमेंट देख के डर गई होंगी ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 किसने किया था? हाय हाय, तंग हो गई थी ईओक्यू से। मैं भी बड़ा तंग आ गई हूँ ऐसे ईओक्यू से, एक तो पढ़ा भी इतना ज्यादा है ना, है भी थोड़ा सा बोरिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग अब मजे का है जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, मुनीबा ने तो कह रही है कि उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, उनको लगा था कि शायद पेपर में चॉइस है, नहीं दिल करा कोई क्वेश्चन करने का तो नहीं करें, कोई मसला नहीं, हम आपको वैसे ही मुफ्त में मार्क्स दे देंगे, है ना। और किसी ने ये सोचा कि चलो दिल नहीं कर रहा, नहीं करते सॉल्व, अब करेंगे और फिर प्रॉब्लम आएगा तो मेरे से डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, टाइम ही नहीं था। एमन की एमन इतनी बिजी थी, शी डिडंट गेट द टाइम टू सॉल्व इट। ओके, और शाहरुख साहब आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 किया सॉल्व? पार्ट डी समझ नहीं आया। इवेल्युएट द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड कमेंट वेदर इट्स रिकमेंडेड और नॉट। हाँ जी, कैसे देखेंगे कि सेफ्टी स्टॉक अप्रोप्रिएट है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, हमने ये बात डिस्कस की भी है कि जब आप किसी भी लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं तो उसमें दो बिल्कुल ऑपोजिट बातें होती हैं। एक तो होता है कि हम जो लेवल मेंटेन कर रहे हैं क्या वो इनफ है या नहीं, कहीं उस सिनेरियो में स्टॉक आउट तो नहीं हो जाएगा, है ना, कि अगर हम उस लेवल को ना मेंटेन करें तो स्टॉक आउट अगर होता है, अगर हम उस लेवल को ना मेंटेन करें, सेफ्टी के लेवल को ना मेंटेन करें, तो हमारे पास क्या जो है, बेसिकली दो ऑप्शन है ना, सेफ्टी स्टॉक कितना रखें या बिल्कुल ही ना रखें। ठीक है ना, तो आपने इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं ना। आपने ये देखना है कि अगर मैं ये सेफ्टी स्टॉक ना रखूं तो मेरी क्या कॉस्ट है, और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रखूं तो मेरी क्या कॉस्ट है। दोनों ऑपोजिट बातें हैं बिल्कुल। तो दोनों को आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। किन दो चीजों को कंपेयर करना है? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ या कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट कॉस्ट, इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है ना, और बताना है कि जी क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। और इस सवाल के अंदर क्योंकि आपको पता है कि सेफ्टी स्टॉक के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, तो इस सवाल के अंदर दो डिफरेंट आंसर्स निकलते हैं सेफ्टी स्टॉक के पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू लेवल्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक आर करेक्ट, यू कैन यू कैन यूज एनी ऑफ देम। एक मेरे ख्याल से इधर देख लेते हैं, हमारे पास एक जो निकल रहा है वो निकल रहा है 75 सेफ्टी स्टॉक, और एक निकल रहा है हमारे पास 35। ठीक है, तो सना बात समझ आ रही है? तो देखें यहाँ पे इन्होंने कहा किया हुआ है इसको सॉल्व, ये रहा होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने कंपेयर किया हुआ है इसको किससे? स्टॉक आउट लॉस से, मैक्सिमम। ठीक है, चांस को ऑब्वियसली बात है, चांस को मल्टीप्लाई करके ना, वो ये कह रहे हैं कि 20% आपके पास रिस्क है। तो किसको कंपेयर किया हमने? होल्डिंग कॉस्ट 15,750
और स्टॉक आउट लॉस 12,000 तो हमने कहा जी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो सेफ्टी स्टॉक ना मेंटेन करें इस लेवल पे। हमने 75 को जब यूज किया। जी सना क्लियर होगी बात? सना ऑफलाइन होगी, हाँ जी। तो अब जिन्होंने इस सवाल को सॉल्व नहीं किया वो उसको अटेम्प्ट करेंगे, या वैसे ही इसको एक दफा नजर मार ले और मुझे बता दें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम आते हैं तो मेरे ख्याल से इधर एक एरर हुआ हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन में एरर समझ लें, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ज्यादा मसले वाली बात है। टाइम स्पेंट इन ट्रेनिंग इज पेड एट 120% ऑफ बेसिक वेज रेट, दिस शुड बी 20%, ठीक है। 20% ऑफ बेसिक वेज रेट, सोल्यूशन में भी 20% के हिसाब से किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 120% किया हुआ है तो अपने आप को आपने एक एक मार्क दे देना, यानी कि 2 मार्क्स दे देंगे पार्ट ए और पार्ट बी में। यहाँ पे अगर आपके और अगर उससे आपका पास या फेल चेंज होता है ना स्टेटस, तो डू लेट मी नो, ठीक है। अगर 2 मार्क्स अपने आप को देने से आप लोगों को आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, पहले फेल हो रहे थे अब पास हो रहे हैं, तो प्लीज अपना अपडेट जरूर कराएं मिस मारिया से मुझे, या मिस मारिया से ही कांटेक्ट कर लें, उनको कहें कि क्वेश्चन, मैं उनको भी बता दूंगी कि क्वेश्चन नंबर 5 में अगर स्टूडेंट्स जो है वो अपने कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं 2 मार्क्स से, तो उनके अपडेट कर दें, ठीक है। कोई पास हो रहा है वैसे 2 मार्क्स देने के बाद? नहीं, अच्छा चले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चले एमन, दैट्स गुड, आप अपडेट करा लेना फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि जी एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की उन्होंने डिटेल दे दी है मिस्टर आलम की, आवर्स वर्कड हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 4 यूनिट्स, ठीक है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर डे आर 8, तो 32 यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड हमारा। और भी मसले हैं तो आप ठीक करवाएं एमन, आप अपने सोल्यूशन से कंपेयर करें आंसर को और फिर जरूर अपडेट करवाएं अपना रिकॉर्ड, ठीक है। कर देंगे, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना ज्यादा गुस्से में मत आए, क्योंकि इसमें पैक मैनेजमेंट भी कितना कंट्रोल रखे, कोशिश तो हमारी रहती है ना कि हम जितना परफेक्टली हो सके हम अपनी चेकिंग करवाएं, लेकिन ऑब्वियस बात है टीएस वगैरह जो है कहीं ना कहीं डंडी मार ही जाते हैं। टीएस की जरूरत मतलब जरूरी वो नहीं है, उनका अपना भी है इतने ढेर सारे पेपर्स चेक करना, ठीक है। चले जी, तो क्या पोजीशन है इसमें? 32 यूनिट्स जो है पर डे का स्टैंडर्ड हमारे पास है। बेसिक वेज रेट इज 200 रुपीज पर आवर, ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ, बोनस इज पेड एट 70% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टाइम सेव्ड, ठीक है जी। बोनस की भी उसने बता दिया, टाइम सेव्ड कितना हुआ है तो हमने बेसिकली वही निकालना है कि एक्चुअल यूनिट्स के कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम एक्चुअली लगा, है ना। और जो टाइम सेव्ड है उसका 70% ऑफ बेसिक वेज रेट हमने बोनस पे कर देना है। आलम स्पेंड 1 आवर ईच ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे इन अ ट्रेनिंग अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, तो जाहिर सी बात है आवर्स वर्क में से उनको निकाल देना है, ठीक है जी, कि जब हम कंपैरिजन करेंगे बोनस का। टाइम स्पेंट इन ट्रेनिंग, marginal costing, variable overhead we take applied या budgeted to calculate contribution। नॉर्मली तो एक्चुअली होता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ही लेते हैं, ठीक है। और देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो जब हम वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं तो उसमें तो हम पर यूनिट लेते हैं ना, है ना। वेरिएबल ओवरहेड को तो हम पर यूनिट कंसिडर करते हैं। अब पर यूनिट का रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाइड हो, बजटेड हो, एक्चुअल हो, हम कहते हैं तीनों सेम है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4 रुपी पर यूनिट है हमारा वेरिएबल ओवरहेड, तो भले हमने जो भी अपना बजटेड प्रोडक्शन लेवल रखा हो, ठीक है, 4 रुपी ही हमारा क्या होगा, एक्चुअल भी हमारा 4 रुपी है, अप्लाइड भी हमारा 4 रुपी है, बजटेड भी। अजम्पशन नहीं है, नेचर है ना, वेरिएबल ओवरहेड का नेचर ऐसा है कि वो पर यूनिट में इज द सेम, टोटलिटी में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड किसी डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कैलकुलेट होगा, लेकिन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना। ये अजम्पशन तो नहीं है ना, ये तो उसका नेचर है, अंडरलाइंग नेचर है उसका। तो अगर आप ये क्या मिड टर्म के पेपर उसमें कोई पॉइंट है ये?
हाँ जी, मिड टर्म के एग्जाम का पेपर का कोई पॉइंट है, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, तो आप देखो ना हसनैन, अप्लाइड ओवर अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट सिनेरियो किस में आता है ज्यादा? फिक्स्ड में आता है ना, आते ही फिक्स्ड ओवर एज में। वेरिएबल ओवर एज में कभी कोई हमने अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, इस सवाल में बताइए कोई कोई मसला। टाइम स्पेंड इन ट्रेनिंग एट इज पेड एट 20% ऑफ बेसिक वेज रेट। दीज ट्रेनिंग आवर्स आर इंक्लूडेड इन aforementioned hours worked. Calculate total wages of Alam for the week if bonus is calculated on basis of daily performance। यानी कि डेली बेसिस पे हमने देखना है कितना टाइम सेव्ड होगा, और फुल वीक के परफॉर्मेंस में हमने पूरे हफ्ते का देखना है कि जी पूरे हफ्ते में जो जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम एक्चुअली लगा। वीकली आपका पूरा गलत है, आपकी अपनी गलती है या चेकिंग गलत हुई, ये बता दे। और कहाँ समझ में आ गई गलती का है? ठीक है, 70% लेना भूल गई। अच्छा, आपकी मिस्टेक, अब समझ आ गया है ना, समझ आ गई बात, गलती कहाँ पर है। बस एज लॉन्ग एज आप लोगों को अपनी गलती समझ में आ जाए, यही बहुत है। ठीक है, आइंदा तौबा करें कि हम आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, और आपको उसका फल मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ सिलेबस था, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इसमें हो रही है, यही है ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना, हाँ, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन था, इसमें आपको रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, एफर्ट्स कंट्रोल अकाउंट बनाना था, एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पसेस, इसमें बताइए। ये भी हो गया। तो जब सारे सवाल हो गए तो अहमद मुझे ये समझ नहीं आ रहा फेल कैसे हो गए आप लोग। मुनीबा, टू टाइम की कमी की वजह से नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया, ये बताएं कि मैं कहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। टाइम की कमी थी तो उसमें मैं आपकी बस यही हेल्प कर सकती हूँ कि जो होम असाइनमेंट्स दे रही हूँ उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अब आपने अपने आप को टाइम करके होम असाइनमेंट करने हैं, अगले जितने भी टॉपिक्स के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आगे नहीं बनी, अच्छा जी, देख लें इसको पे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया है, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको हमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है, सोच सोच के, ओए तो इतना मुश्किल है, तो इतना मुश्किल है, किधर है इसका सोल्यूशन? ओए इतना सही तो है। हाँ जी, फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस नोशनल रेंट भी चार्ज करने का मसला आ रहा है इसमें। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करनी है, एब्जॉर्प्शन। मुनीबा, क्या फॉलो करना है? एब्जॉर्प्शन करनी है ना, एब्जॉर्प्शन करनी है तो एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन के इतना सिंपल, इतना छोटा सा। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस या हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, और किसी को इसमें कोई मसला? इफ यू गाइज वांट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, मैं करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है। हसनैन, अहमद, गुलाम मोहम्मद एंड मुनीबा। और प्लीज अब थोड़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा सा हल्का ले, थोड़ा सा आसान ले, थोड़ा सा इजी सेंस में अपने दिमाग के ऊपर से ये चीज हटा दें। बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये। ऑब्वियसली बात है, जब पहली दफा हम पढ़ रहे होते हैं तो इतना मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अब मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इन्होंने एब्जॉर्प्शन यूज किया हुआ है ना बेटा, इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यूज किया हुआ है ना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी, यही बात हो रही है ना। फाइनल अकाउंट्स
हाँ ठीक है। चले जी। और कोई मसला, कोई परेशानी? चले जी, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की रिवीजन करेंगे, क्योंकि वेंसडे को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। मंडे को मैं फिर अनाउंस भी कर दूंगी उसको। ठीक है, चलें, दैट्स इट, इजाजत है। ओके जी, हैव अ वेरी नाइस। प्रोसेस कॉस्टिंग अभी तो शुरू हुआ है मुनीबा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एंजॉय करें। इसमें लगेंगे तकरीबन हमें 10 to 12 आवर्स चाहिए। जी जनाब, काफी लंबा है, लेकिन छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू हम काफी चीजें कवर कर जाते हैं। तो अगर आप देखें ना, अगर आप स्टडी टेक्स्ट को उठाएं, तो हमने आज जो नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन्स की हमने जो बातें की है ना, वो स्टडी टेक्स्ट में तकरीबन 5-6 पेजेस की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे सिनेरियोज बना के, एग्जांपल्स बना के हम पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत आसान लगेगा। एंड में जब हम कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत इजी होएगा इंशाल्लाह। तो नो वरीज। चले जी, स्टडी टेक्स्ट देख लें, जितना हमने किया हुआ है ना लॉसेस के बारे में, जितना हमने किया हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो जरूर देखें आप कल अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, बजटिंग भी लंबा है, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस, सिर्फ 3 टॉपिक्स अभी हमारे बड़े रह गए, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, 3-3, 4-4 दिन के हैं, और हमारे पास तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस संडे वीकेंड। अल्लाह हाफिज।